उसका नबीर। धर्म नगरी अजमेर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से जाना जाता है, जहां पर कुछ मुस्लिम युवक का अधर्म जैसे घिनौने काम को अंजाम दे रहे थे, जिसका खुलासा हुआ। दरअसल जिले के विजयनगर में निजी स्कूल की नाबालिग छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया। परिजनों की रिपोर्ट पर विजयनगर थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की और रिपोर्ट के अनुसार यहां पर समुदाय विशेष के कुछ युवकों को डिटेन भी किया गया। जानकारी के मुताबिक समाज विशेष के कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर मोबाइल फोन के जरिए नाबालिग बच्चियों से दोस्ती की और उसके बाद उनके जरिए अन्य लड़कियों से दोस्ती की। इसके बाद उनका शारीरिक शोषण कर उन्हें ब्लैकमेल किया। तो वहीं डिप्टी संजय सिंह ने बताया है कि आरोपी युवक बीते 3.5 महीने से इन छात्राओं से बात कर रहे थे। इसके बाद परिजनों ने विजयनगर थाने में 3 एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें 5 पीड़िताएं शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 युवकों को राउंड अप किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल न्यायालय में पीड़िताओं के बयान कराए जाएंगे और वहीं पूछताछ में पीड़ित छात्राओं ने 10 युवकों का नाम लिया है, जिनमें कुछ नाबालिग भी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि युवक किसी स्कूल से नहीं है, बल्कि ये युवक कारपेंटर है और डिटेंटिंग या पेंटिंग जैसे कार्य करते हैं। इन्होंने इन छात्राओं से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती बढ़ाई और उसके बाद छात्राओं को यहाँ पर कीपैड मोबाइल फोन देकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनका देह शोषण किया, साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया। वही पीड़ित छात्राओं में से एक दलित भी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज मोबाइल फोन भी जब्त किया है। वहीं जिस कैफे में इस काम को अंजाम दिया जाता था, उस कैफे के बाहर अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चला, यानी कि बुलडोजर चलाया गया है। वहीं इस पूरे मामले के बाद एक बार फिर अजमेर में 1992 में हुए ब्लैकमेल कांड सुर्खियों में आने लगे हैं। गौरतलब है कि इस कांड में भी समाज विशेष के युवकों ने कुछ स्कूली छात्राओं को निशाना बनाया था और उन्हें ब्लैकमेल करके उनके जरिए अन्य छात्राओं को जाल में फंसाकर उनका शोषण किया था। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लगभग 100 से ज्यादा छात्राएं इस कांड का शिकार हुई थी, जिनमें से कुछ ने आत्महत्या भी कर ली थी। देश भर में चर्चित इस कांड के 6 आरोपियों को कांड के 32 साल बाद पिछले साल ही अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस घिनौने काम को हवा कौन दे रहा है, और ये मामला दिन पर दिन हर शहर हर रात से निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि जो अजमेर शरीफ है, अजमेर है, वो पवित्र धरती है और वहां से इस तरीके की खबरें निकलकर आना कहीं ना कहीं सुर्खियों को हवा देता है और माहौल को बिगाड़ता है। कई लोग जवाबदेही और ऐसे में इस पर किसको काम करना चाहिए ताकि इस कृत्य को रोका जा सके। मामला अजमेर का है, जहां पर कई आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग का ये मामला है। कई लड़कियों को फंसाने का काम किया जा रहा था। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे घिनौने काम में इन तमाम आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। कई आरोपियों को डिटेन भी किया गया। जब पीड़ितों ने अपना बयान दिया उसके बाद से पुलिस हरकत में आई, लेकिन इस पूरे मामले के बाद माहौल पूरी तरीके से गरमाता हुआ नजर आ रहा है। कई शहर में इसको लेकर उबाल है और लोग सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि एक विशेष धर्म को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इस तरीके के घिनौने काम को अंजाम देने के पीछे की वजह क्या है और ऐसे में इसको कौन हवा दे रहा है और इसको सुधारने के लिए कौन जिम्मेवार है। तो ऐसे में जब यह मामला सामने आया उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, पूछताछ जारी है। पॉक्सो एक्ट के तहत इन तमाम आरोपियों में एक आरोपी नाबालिग है।
देखिए, अब यहाँ पर समझने की बात है कि आखिर इस तरीके के अंजाम को ये युवक देख क्यों रहे थे, इसके पीछे किसका हाथ था, और ये जो अंजाम दे रहे थे कितने दिनों से दे रहे थे। अब जो प्रशासन काम करेगा इस पर तो किस तरीके से काम करेगा, और सवाल भी है कि इस तरीके के घिनौने काम को रोकने के लिए किस तरीके का कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरीके की खबरें निकलकर सामने ना आए जिससे समाज का सौहार्द बिगड़े। हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग होते हैं, सबका अधिकार है संविधान के हिसाब से कि सब अपने अधिकार के हिसाब से जिए और धर्म के हिसाब से आजादी से जिए। अब विशेष समुदाय को टारगेट बनाएंगे अपने धर्म के आधार पर तो सवाल उठेंगे, आग उगलेंगे और ऐसे में माहौल खराब होगा। और इसका जिम्मेवार कौन है, खासतौर पर हम समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जिम्मेदार ज्यादातर समाज होता है, समाज ही हवा देता है। आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में आपके बड़े आपको क्या सिखा रहे हैं और कौन सा आपको मोड़ दे रहे हैं, और क्या उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में जो घटना घट रही है उसको संवारने और सुधारने में आपकी कितनी भूमिका है। इन सभी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ये खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबके बीच जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है, ये साफ तौर पर लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। और ऐसे में अब तमाम आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। जिस शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है उस शहर में हिंदू बेटियां क्या सुरक्षित है, क्योंकि 1992 में भी एक मामला सामने आया था जिसमें 100 महिलाओं को टारगेट किया था और इस ब्लैकमेलिंग, इस शोषण की वजह से कई बेटियों ने आत्महत्या भी की थी। ऐसा मामला ना हो। हालांकि इस पूरे मामले के बाद कई बयानबाजियां भी सामने आ रही है और राजस्थान के खेमे से कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है जो चौराहे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये 1990 का हिंदुस्तान नहीं है। तो आज धर्म अधर्म में बात होगी लव जिहाद की, क्योंकि यह मामला कई दिनों से चला आ रहा, बरसों से चला आ रहा है, लेकिन इस पे रोकथाम कैसी होगी। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे हर धर्म के लोग आजादी से संविधान के हिसाब से रह सकते हैं, लेकिन एक विशेष धर्म को टारगेट बना के उनकी बहु बेटियों के साथ इज्जत के साथ खेलना गलत है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हम उनका तारीफ करा लेते हैं। हमारे साथ कौशिक किशोर जो कि कथावाचक है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मेरे साथ प्रतीक रघुवंशी है, विश्व हिंदू परिषद के है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और यहाँ पे कारी मुस्तफा हसन कुरैशी है जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। पूनम पंडित है, सामाजिक कार्यकर्ता, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुस्तफा हसन जी मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि आपका एक धर्म टारगेट पर है, क्योंकि लव जिहाद का मामला हमेशा से सामने आता रहा है और ऐसे में एक विशेष धर्म समुदाय को टारगेट बनाया गया। और जिस शहर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह, उस शहर में हिंदू बेटियां और महिलाओं के साथ मुस्लिम युवकों ने जो यौन शोषण किया, ब्लैकमेलिंग किया, तो ऐसे में ये कितना गंभीर मामला है और इसका जिम्मेवार कौन है? मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि जो भी हुआ अजमेर शरीफ की दरगाह के आसपास या अजमेर जैसे पवित्र शहर में, इससे हम जैसे तमाम मुस्लिम समाज के लोग शर्मिंदा हैं। इन लड़कों को या इन राक्षसी प्रवृत्ति के लड़कों को इस तरह का घिनौना काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत शर्म की बात है कि ये सुनने को बार बार मिलता है कि लड़के इस तरह की हरकत करते हैं। तो हम शर्मिंदा ही हो सकते हैं इनकी हरकतों पर, लेकिन मैं मुबारकबाद अजमेर पुलिस को भी देता हूँ। उसने फौरन एक्शन लिया, जितने आरोपी थे सबको गिरफ्तार किया और जो हो सकता था उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया और आगे की कार्रवाई चल रही है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि आरोपी पकड़ भी गए हैं, गिरफ्तार भी हो गए हैं, लेकिन अब उस पर इतना बड़ा बवंडर खड़ा करने की क्या जरूरत आ गई? जुर्म हुआ कि नहीं हुआ अदालत साबित करेगी।
बच्चों ने क्या किया, उन नालायकों कमीनों ने, ये आगे पता चलेगा। लेकिन अभी से जगह जगह धरना प्रदर्शन, ये क्या पुलिस पे दबाव बढ़ाने की राजनीति है कि उनको ले जाइए, उनके घरों में बुलडोजर चला सर, मैं माफी दीजिए, चाहती हूँ, मैं आपको रोकना चाहूंगी। शब्दों की मर्यादा में रहकर आप अपनी बातों को रखें, ठीक है सर? जी जी, तो बहुत अच्छा काम किया अजमेर पुलिस ने कि फौरन गिरफ्तार किया उन लोगों को, आरोपियों को, और सब अपनी जगह पहुंच गए हैं, कार्रवाई चल रही, अच्छी बात है, हम दुखी हैं इन कर्मों से। ठीक है, लेकिन मैंने लास्ट जो सवाल किया था, मैं आऊंगी तमाम अपने गेस्ट के पास, इसका जिम्मेवार कौन है? हम सिर्फ एक युवक को विशेष जिम्मेदार कहें, या फिर समाज को, या फिर जो युवक अपने फैमिली के साथ रहे उन फैमिली को जिम्मेदार ठहराए? मुस्तफा हसन जी, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज म्यूट हो गई है। अपने सवाल फिर से दोहराएंगे? ठीक है, मुझे लगता है मुस्तफा हसन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। पुनः पंडित जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता है और ऐसे में आपने भापा होगा कि समाज की कितनी भूमिका होती है एक माटी को पुतले को मोड़ देने के लिए, क्योंकि इस तमाम आरोपियों में एक नाबालिग भी है, और जो इस तरीके की हरकत होती है, एक धर्म विशेष को टारगेट बनाया जाता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आते रहे। तो आप किसे जिम्मेवार मानती हैं? पूनम जी, सुन पा रही हैं? मुझे लगता है टेक्निकल इश्यू कोई हो रहा है, और मैं प्रतीक रघुवंशी जी के पास जाती हूँ। प्रतीक जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। देखिए, समाज की जो भूमिका होती है, पत्रकार महोदय, समाज एक कितनी बड़ी विषय होती है। हमारे यहाँ पर एक वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, और जब हमारा देश आजाद हुआ तब से वो चली आ रही है। आप सभी को पता है, जब हम किसी पेपर देने के लिए सरकारी उसमें जाते हैं तो उसमें कॉलम आता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं या किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था है, वो चली आ रही है। समाज की अहम भूमिका इसलिए होती है, जिस समाज में हम रहते हैं, अगर हम कोई चीज गलत करने की सोचते भी है ना, तो सबसे पहला जहन में अगर कोई सवाल आता है तो वो ये आता है कि समाज क्या कहेगा, कि हमें ये गलत नहीं करना, समाज क्या कहेगा, क्योंकि हम उस समाज के पहलू पर हम चलते हैं। समाज हमारा नेतृत्व करता है, समाज का बहुत बड़ा योगदान इस चीज में होता है कि वो क्या सही और क्या गलत हमें सिखा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं इस तरीके के लोगों की, जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की है, देखिए ये लोग, ना इनका कोई समाज होता, ना इनका कोई दीन ईमान होता, कुछ नहीं होता इनका। लेकिन अगर वहीं पर इनका समाज इनको इस हरकत के बाद भी अगर इनका कोई समर्थन करता है तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको याद होगा पत्रकार महोदय, ये 1990 में भी इस तरीके की घटना एक हुई थी। 1990 में भी यहाँ पर हमारे देश में बीपी सिंह जी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार यहाँ पर थी, और आज भी हमारे देश में सरकार है गठबंधन की। उस समय भी भाजपा के गठबंधन की सरकार थी, आज भी भाजपा की केंद्र में सरकार है। तो उस समय कुछ हो या ना हो, लेकिन आज हम उम्मीद करते हैं कि बेटियों के लिए कुछ अच्छा हो, क्योंकि जिस देश में बेटियों को नंगा घुमाया जा सकता हो, जिस देश में बेटियों के साथ इतना उत्पीड़न किया जा सकता हो, हम उनसे ज्यादा उम्मीदें ही कर सकते हैं। लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरना, वहां की जो पुलिस है, मैं उनको बार बार धन्यवाद करती हूँ कि वहां अजमेर पुलिस ने इतनी जल्दी इस पर कार्रवाई की है। 1990 का भारत ना दिखाते हुए, 1990 का अजमेर या 1990 का ये कांड ना दिखाते हुए, उन्होंने अपने सूद बूद से और अपनी जिम्मेदारी को जो पूरा किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद भी है और सैल्यूट है उनके काम को। लेकिन इस तरीके की चीजें जो बार बार आती रहती है, ये लोग पैदा कहां से होते हैं, इनकी सोच कहां से पैदा होती है, इस सोच को जन्म कौन देता है, इस सोच में जो डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं उनका नेतृत्व कौन करता है, उनकी जड़ें कहां तक जुड़ी हुई हैं, सबसे पहला काम है। देखिए, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, चाहे वो केरल की बात कर लूं, मैं राजस्थान की बात कर लूं, मैं यूपी की बात कर लूं, मैं बहुत सारे मैं स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रशासन, हमारी सरकारें क्या करती है, पकड़ती है, कानूनी कार्रवाई करती है और पूरे मुकदमे हो जाते हैं। अच्छी बात है, ये सराहनीय काम है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी ये कहूंगी कि इस सराहनीय काम के साथ साथ जो इनकी जड़ों को
पैदा करता है, जो इनके तनों को हवा देता है, पानी देता है, हम उन जड़ों तक क्यों नहीं पहुंच पाते, जिससे कि समाज में इस तरीके की चीजें ना हो। इस तरीके की चीजें होने से क्या होता है, एक धर्म को टारगेट किया जाता है। आज मैं कहूं हिंदू धर्म की बेटियों के साथ ही ऐसा होता है, क्यों हो रहा है उनके साथ ही ऐसा? अगर मैं आज कहूं कि मुस्लिम धर्म के बच्चों पे ही जो इस तरीके की घटनाएं होती है, क्यों होती है? तो अगर मानिए हिंदू धर्म में कोई गलत करता है, तो मुस्लिम धर्म में कोई गलत करता है, तो हमें उन जड़ों को भी पकड़ना चाहिए, जिससे कि जो और लोग जी रहे हैं हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में, जो आम पब्लिक जी रही है, जिनका इन सब चीजों कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को टारगेट ना किया जा सके। इन लोगों की वजह से जो आम भोली भाली जनता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी है, जो आम पब्लिक है, जिनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम फिर उसको किस भावना से देखते हैं कि ये उस धर्म का व्यक्ति है, उस धर्म के व्यक्ति ने इस तरीके की घटना की थी, तो हमें इससे बैर है। लोग इस भावनाओं से देखते हैं। तो इस भावनाओं से ना देखने का जो एक जरिया है वो ये है कि जो इनकी जड़ें हैं उनके मुखौटे उतारने चाहिए, उन जड़ों को जो है हमें काटना चाहिए। कौशल किशोर जी, और यहाँ पे जो मुस्तफा हसन जी ने बोला है कि जो युवकों ने ये घिनौना कार्य किया है, जो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हुई है वो सराहनीय, लेकिन इस पे इतना बवंडर नहीं मचाना चाहिए। आपका क्या कुछ कहना है? पूनम पंडित जी ने जो कुछ कहा उसका भी जवाब दीजिए, क्या ये सही है? देखिए अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां आ रही हैं, जैसा कि 92 में जो कांड हुआ था अजमेर में, और वैसे ही भयावह कांड को दोबारा से दर्शाया गया है। पूनम पंडित जी ने बहुत अच्छा कहा कि इनकी हम जड़ों तक क्यों नहीं पहुंच पाते। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि कितनी अच्छी बात कही। इनकी जड़ें कहाँ हैं? अभी हम ये बात कहेंगे तो अभी हसन साहब बैठे हुए हैं, इनको बड़ी चिड़न हो जाएगी इस बात पे कि इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो जड़ें कहाँ हैं? इनकी जड़ें और इनके तने पनपते हैं मदरसों से, मस्जिदों से, जहां पर कट्टरपंथता की इनको शिक्षा दी जाती है। कोई बच्चे मदरसे से पढ़े नहीं, ये तो किसी भी संस्था में पढ़ने नहीं गए हैं। ये फैक्ट्री वही है, ये फैक्ट्री वही है, वही फैक्ट्रियों से पनपते हैं ये बच्चे। उत्तर प्रदेश की महाराज जी कहाँ ये मदरसे में गए हैं? उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के शासन में अपराधियों को बोलने का मौका दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। नहीं हुआ, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल उठाया, बंद कर दिया, जेल भेज दिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे क्या न्याय मिल जाएगा उन बच्चियों को, जिन बच्चियों के साथ यूं शोषण हुआ है? ये कुछ नहीं, इनके लिए सिर्फ एक ही सजा प्रावधान में बनती है कि ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से गोली मार देनी चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए ऐसे लोगों का, और इनका पक्ष लेने आए उसमें भी गोली मार देनी चाहिए। कौशल किशोर जी, अभी महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ के दौरान एक तस्वीर सामने आई है, जो महिलाएं वहां पर स्नान करती हुई या फिर हॉस्पिटल में कई खुफिया कैमरे उन्होंने हैक कर रखा है और महिलाओं की वीडियो वायरल कर रखा है। ये किस समाज से? ये सब देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, ये अधिकतर लोग जो होते हैं ना, इनका जैसे अभी पूनम पंडित जी ने कहा था ना कि इनका कोई मजहब नहीं होता है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता है। हम ऐसे लोगों को सिर्फ अपराधी मानते हैं, दुष्ट और नीच प्रवृत्ति का मानते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारे प्रावधान में तो सिर्फ मृत्युदंड है। ऐसे व्यक्तियों को इस पुण्य धाम, इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनके लिए भले ही मानवाधिकार खड़ा हो जाए, भले ही आने वाली संस्थाएं खड़ी हो जाएं, लेकिन वास्तविकता देखा जाए, ऐसे दुष्ट और नीच निशाचरों को अगर पृथ्वी पर रहेंगे तो अधर्म पनपता जाएगा, और अधर्म की स्थापना के लिए ऐसे अधर्मियों का विनाश बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मुझे ये लगता है कि भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को मिलकर के ये प्रस्तावना रखनी चाहिए कि जो मजहबी फैक्ट्रियां हैं, जैसा कि पूनम पंडित जी ने कहा कि इन लोगों को, इनको पनपते कहां से ये लोग, तो इनके पनपने की जो फैक्ट्रियां हैं उनका पहले जो है विध्वंस होना चाहिए, उन पर बिल्डोजर चलना चाहिए। ये जैसी फैक्ट्रियों में से पनपेंगे ही नहीं, ये जैसी जो औलादें पैदा ही नहीं होंगी, क्योंकि इनको शिक्षित करने के लिए, इनको जो है इस दुष्कृत शिक्षा का प्रावधान देने के लिए ज्यादातर मदरसों में शिक्षा दी जाती है। और ऐसा मौलाना साहब कह रहे हैं कि ऐसा एक जगह नहीं, ऐसा हजारों जगह प्रोड्यूस हो चुका है। पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रतीक रघुवंशी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप क्या कहने चाहेंगे इस पूरे घिनौने कांड पर? जिस तरीके से कौशल जी बोल रहे हैं कि मृत्यु दंड होनी चाहिए, तो आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मुस्कान जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, मृत्युदंड ही होना चाहिए। और कोई पहला मामला नहीं है। देखिए, चाहे वो निकिता हो, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो श्रद्धा हो, एक के बाद एक हमारी बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार की हरकतें की जाती रही हैं। और ये जैसा कि कौशल जी ने कहा, बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से कि इनकी जड़ों पर वार करना चाहिए कि एक्चुअल में, वास्तविकता में ये इनकी जड़ें कहां पर हैं। और देखिए, चिढ़ देखिए,
अभी हसन साहब बैठे हुए थे, बुलडोजर चला दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भाई छूटते बुलडोजर क्यों है आपके दिमाग में? हमने कहा क्या कि बुलडोजर चलेगा? और आप और मैं कौन होते हैं इस बात को निर्धारण करने वाले? तो बुलडोजर चलेगा या क्या कार्रवाई होगी बताइए मेरे को। ये तो कोर्ट तय करेगा, न्यायालय तय करेगी। लेकिन हाँ, ये जहर जो है, ये जहर की फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। जब तक इस जहर की फैक्ट्री, आप एक चीज और देखिए मुस्कान जी, जितने आरोपी हैं उन सबकी आयु देखिए आप। तो जैसे कि किशोर जी ने कहा, कौशल जी ने कहा कि ये मदरसे के पढ़े हुए, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में उनकी जहनियत शब्द जो होगा उर्दू का मैं प्रयोग करूंगा, कि उनके दिमाग में ये बातें डाली जाती है कि देखिए ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये हिंदू है इनके साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वरना इन बच्चों के मन में 18 साल कोई बहुत ज्यादा आयु तो नहीं होती। माना कि वोट देने का अधिकार 18 साल में मिल जाता है। एक आरोपी नाबालिग भी है उसके अंदर में। और आपको यही दिला दूं, निर्भया कांड भी एक नाबालिग नहीं किया था, और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी नाबालिग ने ही की थी। तो एक पर चाहे अजमेर अब का हो, चाहे अजमेर पुराना हो, हमेशा से यही होता आया है। क्योंकि बहुसंख्यक समाज इस देश का, तथाकथित बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज जिसे कहते हैं, जो अब 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो चुका है, वो शांत रहता है, वो चुपचाप सहता है, वो कोई देश की कानून व्यवस्था में भरोसा है। इस मामले के बाद बाकायदा देखिए चौराहे पे ये भी बोला जा रहा है। देखिए जैसा आप देखिए ना, अभी तुरंत बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, हम तो भर्तियां करते, निंदा करते, निंदा करके बात खत्म हो जाती है। पुराने आरोपियों देखिए, निर्भया कांड के आरोपियों को सजा मिलने में कितने वर्ष लगे? आप ये बताइए मेरे को, कितने साल लगे? और कितने मौलानाओं ने उतर के निर्भया के लिए प्रोटेस्ट करा? कितने मौलाना ने उसको गलत बताया? कितने मौलाना ने कहा कि फांसी दे दो, बुलडोजर चला दो? बताइए मेरे को। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, मुस्तफा हसन जी से जवाब ले लेते हैं। मुस्तफा हसन जी जवाब दीजिए, जो ऐसे घिनौने कांड करते हैं और उनकी शिक्षा मदरसों में दी जाती, और जिस तरीके से आपने एक्शन की बात की उसका भी जवाब दीजिए प्रतीक जी। क्या ये कहीं से साबित हो गया है क्या कि ये बच्चे मदरसे के पढ़े हुए हैं? बिल्कुल साबित हो गया है। गाजियाबाद का मदरसा आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में मदरसों में शिक्षाएं चल रही है, प्रमाणित हो गया है। देखिए बात कर, आप लोग बोल रहे तो मैं चुप था, मुझको भी बोलिए। बताइए इस बात को। सुन लीजिए, वो मदरसे वाले आपको के बच्चे है ना, प्रतीक जी सुन लीजिए। शर्मिंदा भी हो रहा हूँ। मैंने कहा कि उन्होंने मुस्तफा हसन के घर में ऐसे बच्चे पैदा होंगे, ये इसकी संस्तुति कर रहे हैं। कुछ ये चाह रहे कि हमारे घर में भी ऐसे ही बच्चे पैदा हों। मुस्कान जी, ये पुनः आती हूँ। ये समाज, मैं शर्मिंदा हूँ। तीनों को बड़ी एक मिनट, ये डिबेट का मतलब इनको समझाना पैनल से पहले बैठाने से पहले सबसे पहला नियम होता है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने तीनों को बड़ी शांति से सुना है, तीनों को बहुत अच्छे से सुना है। देखिए मेरी नजरों में जो बिल्किस बानो के बलात्कारी थे वो भी बलात्कारी हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी धर्म से ताल्लुक रखते हो। मेरी नजरों में अंकिता भंडारी के, एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोली हूँ, आप शांत रहिए, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। एक मिनट, अंकिता भंडारी के बलात्कारी थे, नहीं एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है प्रतीक भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई। बिल्किस बानो के बलात्कारी भी बलात्कारी थे, अंकिता भंडारी के बलात्कारी थे। आप थोड़ा मैं थोड़ी प्रतिक्रिया पूनम जी की लेती हूँ, फिर उसके बाद मुस्लिम स्कॉलर के पास जाऊंगी। जी आप हमें बोलने देंगे। और हाथरस कांड की बेटी का जो बलात्कार हुआ था वो भी बलात्कारी थे। बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी होता है। एक बात से मैं सहमत हूँ, अभी मेरे भाई बोल रहे थे, या तो बेटियों को इतनी आजादी दे दे, अगर कोई दरिंदा उनके गलेबान पर हाथ डाले या कुछ गलत करे तो वो बेटी को ही इतना अधिकार दे दिया जाए कि उसको इतना अधिकार हो कि कोई तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाल रहा है तो तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम उसकी जान ले सकती हो। या तो भारत सरकार बेटी को इतना अधिकार दे दे कि वो अपने नियम खुद तय कर सकें बेटियां, क्योंकि बेटियां ही क्यों झेलती हैं भाई? कोई व्यक्ति नहीं झेलता, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना जैन, ना बौद्ध, ना पारसी, सिर्फ बेटियों को ही क्यों झेलना पड़ता है?
सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, अभी हमारे एक भाई बोल रहे थे कि मदरसे में ऐसी चीजें होती हैं, मैं उस विषय पर आती हूँ। देखिए, आज के दौर के मदरसे और कल के दौर के जो मदरसे थे या मंदिर थे, गुरुकुल थे, जो भी थे, सभी में जो समय काल में आदमी चेंज होता रहता है। मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है इस बात को कहते हुए कि हमारे कवि कुल वंश के एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे लेखक जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी मदरसे के पढ़े हुए थे। ठीक है। तो उनकी जो जड़ें अब हो गई हैं, वो कैसी हो गई है? कौन सा तेजाब उन जड़ों में डला है? कौन? बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, ये जवाब देंगे प्रतीक जी और कौशल जी, लेकिन पहले मैं जाऊंगी मुस्तफा हसन जी के पास। मुस्तफा हसन जी, आप कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बातें पूरी करिए। रह गई थी, मैं दो बातें सिर्फ कहूंगा, उसी को समझ लीजिए। देखिए, मदरसा हो या कोई भी शिक्षण संस्थान हो, अच्छा, 2023 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा गैंग रेप हुआ, तो सबको मालूम है, सबको पता है। ठीक है, तो क्या वो मदरसा था? वो मदरसे के पढ़े बच्चे थे? बलात्कारी सिर्फ बलात्कारी होता है, ये ध्यान रखिएगा। बलात्कारी अभी अजमेर के जो आरोपी को सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? नहीं, देखिए, बात तो पूरी करनी दीजिए। प्रतीक जी रुकिए, तो धैर्य रखिए। प्रतीक जी, डिबेट को सही से चलने दीजिए सर। अभी तक देखिए समय निकल गया आधा घंटा, डिबेट सही से नहीं चल पाई सर। आपके पास भी आऊंगी सवाल को लेकर, पहले मुस्लिम स्कॉलर की प्रतिक्रिया ले लूं, फिर उसके बाद आप ही जवाब देंगे सर। मुस्तफा हसन जी, कैरी ऑन। भाई, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ नहीं था? ऐसा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था? क्या कोई आया था धरना प्रदर्शन करने? कोई आवाज उठी थी? नहीं उठी थी। धीरे धीरे अब वो मदरसे की नहीं हुआ, IITN बच्चियां थी, और वो लड़के जो दरिंदे थे वो क्या थे, वो सबको मालूम है। तो वहां पे भी ये बात नहीं। ये इस तरह के लोग मदरसे में भी हो सकते हैं, डिग्री कॉलेजेस में भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, जैसे पूनम जी ने कहा। दूसरी बात, अब जो आरोपी है, अब दूसरा मिसाल मैं दे रहा हूँ, तो क्या आप लगभग 19 के 20 के आसपास तेलंगाना हैदराबाद में कांड हुआ था इससे गैंग रेप वाला, शायद याद हुआ आपको। उसके बाद वहां पुलिस पे इतना फोर्स पड़ा कि पुलिस ने अपने बहादुरी दिखाने के लिए ले जाकर इनकाउंटर कर दिया उसी तरह से। और आखिर में जब न्याय आयोग बना तो पता चला सब बेगुनाह थे। तो मैं चाहता हूँ ये भी ना हो और वो भी ना हो, लेकिन जो मुजरिम है वो कोई भी हो, इस देश की बेटी, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सब हमारी बेटी है। इस भारत माँ की जो भी बेटी है वो हमारी भी बेटी है। हिंदू मुसलमान रखने की जरूरत नहीं है। और मैं अजमेर के मुसलमानों से कहती ठीक है सर, तो खासकर राजस्थान के मुसलमानों की खड़े हैं, अगर उनके साथ कांधे से कांधा मिला के इन लोगों का विरोध कीजिए आप लोग भी। ठीक है, मुस्तफा हसन जी का कहना है कि हम विरोध करेंगे जिन्होंने काम को अंजाम दिया, लेकिन एक बलात्कारी को। ठीक है, कौशल जी और प्रतीक जी आप दोनों में जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले कौशल जी आपसे, जैसा कि मुस्तफा हसन जी ने और सामाजिक कार्यकर्ता पूनम पंडित ने कहा है कि एक बलात्कारी को एक विशेष धर्म से जोड़ के मत देखिए, बलात्कारी है। आप कैसे कह सकते हैं मदरसे से प्रोड्यूस किए गए? कोई धरना प्रदर्शन करें, हम लोग उनके विरोध में कोई आंदोलन करें, तो मुस्तफा हसन जैसे लोग ये उनका पक्ष क्यों ले रहे हैं कि प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं जरूरत? हम तो उनको फांसी की मांग करने की जरूरत करेंगे, उनको गोली मरवाने की मांग करेंगे, उनका एनकाउंटर कराने की मांग करेंगे। उनका समर्थन करने से आपका क्या हित है? सहमत कौशल जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर हम सजा दिलानी है तो बिल्कुल आप धरना करेंगे, तो हमें आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि बेटी सिर्फ बेटी है। बिल्कुल, हमारी सब बहन बेटियों के लिए बोल रहे हैं, हम एक बहन बेटी के लिए नहीं बोल रहे हैं। इस पूरे भारत, ये भारत जो है ना सनातन परंपरा का संवाहक है। सभी बहन बेटियों को हम लोग देवी के समान, और देवियों को मानने वाली बेटियों के बलात्कारियों को आप संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ में ये धरना नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अरे आपकी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना घटित होगी तब आप कहेंगे किसी को मैं तो अपने धर्म के लोगों, अजमेर के लोगों को कह रहा हूँ कि आप भी साथ जाइए उनके। नहीं, बात तो आप और देखिए, इसका सबसे बड़ा तोड़ जो है मुस्कान जी
अगर इन चीजों का जो तोड़ है वो सिर्फ एक तोड़ है कि अगर किसी भी बेटी का बलात्कार होता है, कोई भी समुदाय का व्यक्ति अगर करता है या किसी बेटी के साथ इस तरीके की घटना होती है, तो सभी समुदाय के व्यक्तियों को उस बेटी के साथ बैठना चाहिए, धरना करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, सजा की मांग करनी चाहिए। लेकिन मेरा तो सवाल अभी भी वही रहा कि ये जो घिनौना काम है वो पहले से होता हुआ आ रहा है, चाहे धन परिवर्तन के नाम से हो, चाहे चाहे पैगाम दीजिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो कायम एक कथा है जो हम सुनते आ रहे हैं, उन बच्चियों के साथ में आप बैठिए जाकर के। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, ठीक है प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे, ठीक है चाहिए आप धरने पे बैठिए उनके साथ में। अब और लोगों वो तो धरने का विरोध कर रहे हैं, धरने का विरोध कर रहे हैं। हमने कहा उनके साथ जाइए आप, स्वामी जी देखिए घमासान मत करिए, रुकिए घमासान मत करिए, एक डिबेट को डिबेट की तरह चलने दीजिए। अगर कोई स्कॉलर बोल रहा है, अगर कोई गेस्ट बोल रहा है, प्लीज सुनिए, रुक जाइए, शांत जाइए। बेटियों के साथ हम तो हमेशा खड़े होते हैं, हमेशा। पूनम जी रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, आप खड़े होंगे। देश में एक निर्भया कांड हुआ था तब भी बिल्कुल निर्भया कांड किस पार्टी के राज्य में हुआ था वो भी पता है। अभी आप रुके पूनम जी, सबको पता है किस पार्टी के राज्य में उनको सजा मिली, ये भी लेकिन यहाँ पे एक विशेष कांग्रेस की ताकत थी कि विदेश में उस बेटी का इलाज कराने के लिए भेजा गया। और अजमेर पार्ट वन भी कांग्रेस के ही दरबार में हुआ था। अजमेर मुख्यमंत्री ने ढक दिया 2 साल में, 2 साल में इस्तीफा दिया है मणिपुर में बेटियों को। ठीक है, एक एक करके बात करिए। पूनम जी धैर्य रखिए। पूनम जी क्या हो गया आप तो दूंगी पूनम जी, ये कांग्रेस की ताकत थी। और आप किसी भी पार्टी के सरकार में हो सकता है। पूनम जी आपसे भी सवाल करेंगे। पूनम जी थोड़ा धैर्य रखिए। क्या डिबेट को घमासान बना रखा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। पूनम जी एक सेकंड, पूनम जी प्लीज मेरी बात तो मान लीजिए। आप मुझे मत बताइए कि निर्भया कांड किस सरकार में हुआ था, निर्भया कांड का क्या सम्मान था, सरकार ने क्या निर्भया का सम्मान किया, विदेश में इलाज कराने के लिए भेजा। मनीषा वाल्मीकि की बलात्कार हो गया, इलाज भी नहीं होता था इसमें। ये क्या दिया था कि बैग भर्ती नहीं है, कांग्रेस की बेटी को चला दिया था। तो आप पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए। भाजपा से जब कश्मीरी पंडितों के साथ इंसाफ हुआ था ना, तो बीपी सिंह अच्छा ठीक है, आपको पूनम जी एक सेकेंड, एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए। बात को तो एंकर भी बैठी है, उसकी भी तो बात समझिए। प्रतीक जी एक सेकेंड, प्रतीक जी एक सेकेंड, पूनम जी एक सेकेंड। कश्मीर में क्या कश्मीर में पूनम जी आप मेरी बात सुनेंगी क्या? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप थोड़ा पढ़ के आइए, होमवर्क करके आइए। ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात रखिएगा पूनम जी। अभी प्रतीक जी को हम अपनी बात ही रख रहे हैं। अभी आपका टर्न कहाँ है मैम? आपका टर्न कहाँ है? टर्न आएगा, बात रखिएगा। आपने अभी शुरू में आपने नियम बताया डिबेट का कि 2014 में कांड, अभी आपने डिबेट का नियम बताया कि एक एक करके बोलो। अभी आप बीच में बोल रही हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए किसने इंसाफ दिलाया। हाँ बिल्कुल इंसाफ नहीं गया। ठीक है, आऊंगे आपके पास। प्रतीक जी अब यहाँ पे विशेष ढंग से विशेष ढंग से जोड़ना क्या सही है? जो इस तरीके की पूनम जी आप जवाब दीजिए पहले। प्रतीक जी आप सही से तो सुन लीजिए। आप कश्मीरी कांड उठा रहे हैं, आपको नहीं पता बीपी सिंह के गठबंधन से सरकार थी भाजपा की, देश में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ। आपने ये होमवर्क नहीं किया। अरे अपराध किसी की सरकार में हो सकता है, सीधी सी बात। अपराध तो अपराध है ना, ये क्या निर्भया कांड पूनम पंडित जी आप विशेष देखिए। पूनम पंडित जी आप एक पार्टी का सपोर्ट कर रही है, एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह बिल्कुल नहीं बोल रही है। नहीं आप एक पार्टी का समर्थन कर रही है, आप एक पार्टी का ये मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक सौहार्द यहाँ पर सही करने का मुद्दा है, और आप एक विशेष पार्टी को लेकर बोल रही हैं। पूनम जी अभी रुकिए।
किसकी सरकार में हुआ था पूनम जी, हमें सब पता है। आपने एक पत्रकार होकर इस तरीके का सवाल मुझसे किया, आपको सवाल शोभा देता है पत्रकार होकर के? अगर आप बलात्कार का नाम ले रही है तो हर पार्टी के राज्य में बलात्कार का कांड हुआ है। अभी आप रुक जाइए। देश में अगर किसी व्यक्ति का बलात्कार हुआ पूनम जी, मैंने कब कहा कि आपने इंसाफ नहीं दिलाया? मैंने कब कहा कि आपने इंसाफ नहीं दिलाया? लेकिन सवाल करने वाली मुझसे, मैं ही सवाल करूंगी तभी आप जवाब देंगे। एक सेकंड पूनम जी, पूनम जी करने मजबूरन मैं आपकी आवाज म्यूट कराऊंगी। पूनम जी प्लीज प्लीज, आप नाराज मत होइए। चलिए ठीक है, आप नाराज मत होइए। चलिए ठीक है, ठीक है। जब आप म्यूट करने के लिए बैठी हुई है, आपको किसने कहा कि आप म्यूट कर देंगे? आपको किसने अधिकार दिया? अरे दूसरा अधिकार, आप अधिकार की भी बात करें, डिबेट के नियम की भी बात करती है, फिर उसके बाद आप मुद्दा देखिए हट के ये कहा कि निर्भया कांड किसकी सरकार में हुआ? पूनम जी हमें मत बताइए। तो मैंने भी सवाल, मैंने आपको तो टारगेट नहीं किया, आपको पता है तो आप शांत हो जाइए। आपको तो टारगेट नहीं किया, आप तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। क्यों नहीं करेंगे? क्यों एक देश में जो भी कोई बेटियों के खिलाफ सरकार का समर्थन करेगा, हम सब आपको नहीं बोलने देंगे, गलत बात के लिए नहीं बोलने देंगे, ये अधिकार है हमारा। गलत बात तब भी थी, गलत बात अब भी है, लेकिन यहाँ पर सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से यहाँ पर कांड हो रहे हैं, ठीक है, ऐसी डिबेट नहीं चलेगी। देखिए एक एक करके प्रतीक जी, अब यहाँ पर सीधे तौर पर ये या इस चीज पे केंद्रित कर लेते हैं, ये जो इस तरीके के घिनौने काम हो रहे हैं उस पर कैसे कानून होना चाहिए, बस इसका जवाब दीजिए। बेटियों को अधिकार होना चाहिए कि उनके साथ अगर कोई गलत करे, बेटी को भारत सरकार ये अधिकार दे कि अगर तुम्हारा कोई बलात्कार करता है तो तुरंत आप उनको मार दो। ये अधिकार बेटियों को मिलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए पूनम जी का ये कहना है। प्रतीक जी, हाथ में होना चाहिए, इसको कोई ठीक है, सुन लेंगे। प्रतीक जी जवाब दीजिए। इसलिए धैर्य नहीं है। ठीक है पूनम, आप बेटी होते तो तकलीफ समझते। मणिपुर कांड पर आप बोले नहीं थे। प्रतीक जी जवाब दीजिए। ठीक है प्रतीक जी ठीक है, बात रख लिया, आप जवाब दीजिए। सर जवाब दीजिए सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही है मुस्कान जी। आपकी आवाज आ रही है मैम? नहीं उनकी नहीं आ रही है। अच्छा, ज्यादातर यही हुआ है। प्रतीक जी की आवाज नहीं पहुंच रही है, सिर्फ मेरे तक ही पहुंच रही है, गेस्ट तक नहीं पहुंच रही, इसको दुरुस्त कराइए। मेरे ख्याल से नेटवर्क इश्यू है तभी आवाज। प्रतीक जी आप थोड़ा नेटवर्क में आइए ताकि आप जो बोल रहे हैं हम सभी सुन सके। आवाज नहीं आ रही है प्रतीक जी। जी बिल्कुल, मुस्कान जी सुन पा रही है? जी बोले, थोड़ा लाउड बोले सर। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतीक जी। हाँ प्रतीक जी जी आवाज मिल रही है लेकिन पूनम जी तक नहीं पहुंची। खैर मैं आपकी बातें पहुंचा दूंगी पूनम जी तक नहीं आ रही आवाज। ठीक है, किसी तक नहीं आ रही है। जी मेरा कहना केवल इतना है, इतने कड़े कानून बनने चाहिए, कानून बनने चाहिए कि आरोपियों की रूप आते हैं। दूसरा, बिल्कुल इस बात को धर्म और मजहब से देखा जाना चाहिए। नहीं तो कब कीजिए, जो अंतिम क्रिया होती है, जो अपराधी की अंतिम क्रिया होती है, तो परिवर्तन करके देख लीजिए, अपने आप धर्म न निकल के आजाद को बता दीजिए मेरे को, ठीक है, ये मत कीजिए। और इतने पहले कानून बनाइए कि देश की बहुसंख्यक बेटियां सुरक्षित रहे, और बेटियों को इतने अधिकार मिले कि अगर इस प्रकार की कोई घटना करने की चेष्टा भी करता है तो ऐसी सजा दी जाए उसे, न्यायालय के द्वारा, संविधान के द्वारा ऐसे नियम बनाए जाए कि ऐसी सजा मिले कि आरोपी की रूह तक कांपे और उसके साथ ठीक है। मुस्तफा हसन जी, किस तरीके का कानून होना चाहिए इस घिनौने काम को लेकर? ये कोई आवाज भाई की नहीं आई, लेकिन कानून जैसे बहन हमारी पूनम पंडित ने कहा कि हकीकत में बच्चियों के साथ जहाँ भी जुल्म हो, किसी भी समुदाय की हो, किसी की बेटी हो, किसी की बेटी से मेरा अर्थ यह है कि चाहे वो दलित की बेटी हो, चाहे ब्राह्मण समाज की बेटी हो, चाहे मुस्लिम समाज की बेटी हो, किसी भी समाज की बेटी। लेकिन मुस्तफा हसन जी, आपकी मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये धर्म परिवर्तन का मामला आता क्यों है मुस्लिम समुदाय से? क्या ये एक समाज की तरफ से हवा दी जाती है या फिर गलत धारणा है ये? मुस्कान जी, हाँ, ये जिनके घर आपने देखे हैं, जिनके बारे में फैला दिया गया कि 20-22 लाख रुपया दे के वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, किसी को 10 लाख रेट रखे थे,
उनके घर या उनकी स्थिति देखा है, कोई लोहार का काम करता है, कोई वेल्डिंग के करता है, उनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बना दिया जाता है। क्यों वो धर्म परिवर्तन कराएंगे? क्या मुसलमानों में लड़कियों की कमी हो गई? अरे धर्म परिवर्तन की तो खूब चल रही है मुस्तफा साहब, धर्म परिवर्तन हो रहा है, कोई कमी नहीं। अच्छा, ये हो रहा है। देखिए वक्त की कमी है। देखिए प्रतीक जी, कौशल जी, आपके भी रिएक्शन लेंगे, लास्ट रिएक्शन सबके होंगे। मुस्तफा हसन जी, आपके पास 30 सेकंड है, अपना लास्ट रिएक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। और प्रतीक जी, कौशल जी, पूनम जी, मैं आपके पास आऊंगी 30 सेकंड के लिए, वक्त की कमी है, जल्दी से। मैंने तो पहले भी कहा, भाई समझ नहीं पाए। मैंने वहाँ के मुसलमानों से जो भी हो, ये जो भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ, ये नहीं कि उनके तो प्रोटेस्ट में जाए, उनके कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दें कि कभी भी कोई मुसलमान बच्चा या कोई भी बच्चा इस तरह की हरकत न कर पाए। और मैं प्रयागराज संगम की धरती का रहने वाला हूँ। आइए देखना हो हिंदू मुसलमान तो हमारे यहाँ आके देख लीजिए। तो वही तो सवाल है कि माहौल कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब प्रतीक जी जवाब दीजिए कि प्रोटेस्ट करना ही मुनासिब है, ये जो ठीक है सर, वक्त नहीं, वक्त की कमी यहीं पर आपको रोकेंगे। क्या प्रोटेस्ट करना ही मुनासिब है? आप कड़े कानून की बात कर रहे हैं, कितने कांड हुए हैं यहाँ पर, धर्मांतरण हो या फिर बलात्कार हो, कड़े कानून की हमेशा बात की जाती है, लेकिन वारदात हमेशा निकल के सामने आती है। मैं यही कहूंगा कि हसन साहब अपने मजहब के लड़कों को सही तालीम दें और वो खुद इसके विरोध में उतरे। और बुलडोजर चलेगा या क्या नहीं चलेगा या क्या फांसी दी जाएगी, ये न्यायालय का काम है, न्यायिक प्रक्रिया का काम है, आपका हमारा काम नहीं है। ठीक है कौशल जी, काम है। ठीक है सर, कौशल जी कड़े कानून। मैं तो बस मैं यही कहूंगा कि आज समय जो तालीम दी जा रही है मुस्लिम बच्चों को, है ना, इन तालीमों पे थोड़ी निगरानी भारत सरकार की होनी चाहिए। अगर इनके दिमाग से हो जाएगी, बात कीजिए इनके दिमाग से, अगर ये निगरानी हो जाएगी, उसके बाद में जैसा कि पूनम पंडित जी ने कहा, उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि बहन बेटियों को भी इतना अधिकार मिलना चाहिए, उनको सुरक्षा। ठीक है, अधिकार की तो बात पूरी डिबेट में हुई, लेकिन अधिकार कितना मिलता है ये तो आपको भी पता है। पूनम जी, अब यहाँ पर जिस तरीके से प्रतीक जी ने, कौशल जी ने और साथ ही साथ मुस्तफा हसन जी ने रिएक्शन दिया, उसको मिला के आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 30 सेकंड। मैं बस यही कहूंगी कि इस देश में जब बेटियों के लिए इस तरीके की आवाज उठाने के लिए पूनम पंडित बैठेगी, तो तीनों के तीनों भाई मेरे बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि बेटियों के अधिकार के लिए बेटियों के हाथ में कानून हो, बेटी उसका निर्णय कर सके। क्योंकि जब बलात्कार होता है ना, तो तकलीफ बेटी को होती है, झेलना बेटी को पड़ता है, तो उसका न्याय भी बेटी करे। ठीक है, ये तीनों भाई साथ में बैठेंगे। ठीक है, माफी चाहती हूँ पूनम जी, अभी आपको रोकूंगी, यहाँ पे वक्त की कमी है। मुस्तफा हसन जी, वक्त नहीं है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, फिर कभी इस विषय पे चर्चा होगी या फिर अन्य विषय पे चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। कौशल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रतीक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कारी मुस्तफा हसन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूनम पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे निचोड़ ये निकलकर सामने आया कि कोई एक व्यक्ति को हम दोषी नहीं कह सकते या फिर आरोपी को भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरी तरीके से समाज है, समाज को ही सुधार करना पड़ेगा। जिस तरीके से उनके घर में जो परवरिश मिलती है, और ऐसे में अपने घर के बेटे और बेटियों पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए और सबसे कड़ा कानून इस घिनौने काम पर होना चाहिए, और साथ ही साथ महिलाओं को अधिकार देना चाहिए। अगर उनके साथ गलत होता है तो वो पूरी तरीके से सक्षम है इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।